बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज पीपीएससी में अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इनिशियली तो सबसे पहले आपने अपना चलान फार्म सबमिट करवाना है। वो चलान फार्म आपको कहाँ से मिलेगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और आपने अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में। फ़र्दर मज़ीद भी इसी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास तमाम वीडियोस फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आ जाए। करंट इश्यूज़ और जनरल नॉलेज के हवाले से भी स्पेसिफ़िक वीडियोस जो हैं वो जल्द अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, ताकि आपकी मज़ीद उसके रिलेटेड हेल्प हो सके। तो आपने सबसे पहले पीपीएससी अपने गूगल पे सर्च करना है। पीपीएससी में आपके पास ये लिंक आ जाएगा, ये ठीक है, ये इसमें सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये चलान फार्म लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये चलान फार्म, जिसकी एक साइड ज़रा मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि आपने इसको फिल भी कैसे करना है। ये आपके पास चलान फॉर्म है, आपने इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, ठीक है, या डायरेक्ट भी प्रिंट कर लीजिएगा। ये सबसे पहला कॉलम जो है ये है, आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना है, ठीक है, जो आपका नेम है। यहाँ पर ये ऑलरेडी इन्होंने अपना अकाउंट और फर्दर अपनी डिटेल लिखी होती है पीपीएससी ने, इसे आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट ये कॉलम है, थर्ड वाला कॉलम। यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट के बारे में बताना है कि यहाँ आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप अगर लेक्चरर फ़ाइन आर्ट्स के हवाले से सबमिट करवा रहे हो अपना फॉर्म, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेक्चरर और यहाँ लिखें फ़ाइन आर्ट्स, पूरा नेम फ़ाइन आर्ट्स, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर मेल लिख लें, फ़ीमेल हैं तो यहाँ पर फ़ीमेल लिखें। और हर सब्जेक्ट के लिए अगर आपके पास आप 2 मास्टर्स हैं आपके और आप दोनों मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हर मास्टर के लिए हर सीट के लिए आपने डिफरेंट चलान फार्म सबमिट करवाना है, ठीक है। जैसे आपका अगर मास्टर एजुकेशन में भी है और दूसरी साइड पे आपका जो मास्टर है वो हिस्ट्री में भी है, तो आपने हिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना है और एजुकेशन के लिए भी। तो आप क्या करें, आप दोनों के लिए चलान फार्म अलग-अलग से फिल करें। और ये केस नंबर लिखा हुआ है, केस नंबर क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताती हूँ। ये आपकी जहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, ऐड के साथ आपकी डेजिग्नेशन, जैसे लेक्चरर फ़ीमेल है, फ़ीमेल बॉटनी लिखा हुआ है, तो साथ उसी के प्रीवियस कॉलम में केस नंबर लिखा होता है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये केस नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये आप वैसे ऐड से भी यहाँ से देख के लिख सकते हो। हर सब्जेक्ट का मेल और फीमेल के अकॉर्डिंगली भी डिफरेंट केस है। यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है, इस कॉलम में अमाउंट 600 ऐसे लिख के और बार लगा के ऐसे डैश लिख लेना आपने। और ये 3 कॉपीज़ हैं, ठीक है, तीनों को आपने एक जैसा ही फिल करना है। और यहाँ नीचे आ जाएं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रुपीज़ सिग्नेचर, ये तो यहाँ पर आपने रुपीज़ लिखने हैं इन वर्ड्स, यानी यहाँ आप लिखोगे 600 और उसके बाद लिखोगे ओनली। ये सब काफ़ी लंबी लाइन आपके पास है, आप यहाँ पर लिखते लिखते यहाँ तक भी आ सकते हो, लेकिन एक पेज का जो सारा डाटा है वो आपका उसी पेज पे रहना चाहिए। टोटल आपके पास 3 पेजेस है और तीनों को आपने एक जैसा फिल करना है, ठीक है। और यहाँ आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, जिस टाइप के भी आपके सिग्नेचर हैं। कोशिश करें सिग्नेचर ज़रा आप अपने छोटे रखें, ज़्यादा लंबे सिग्नेचर मत रखिएगा। और ये टोटल लिखा हुआ है, टोटल के साथ आपने यहाँ पर भी 600 ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और ये तीनों कॉपीज़ आपने फिल करनी है और बैंक में सबमिट करवाना। पीपीएससी का ये चलान फार्म आपने नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवाना है, ठीक है। ये 3 कॉपीज़ हैं, बैंक आपसे 1 कॉपी अपने पास रख लेगा और 2 कॉपीज़ आपको रिटर्न कर देगा।
तो ये आपने चालान फॉर्म अपना इस तरह से पहले कंप्लीट करना है, फ़ीस आपने जमा करवा के वापस आ जाना है, ठीक है, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकती हो। अब हम ये वापस आ गए अपने फर्स्ट पेज पे, और अब लेट्स सपोज हम अपना चालान फॉर्म सबमिट करवा के आ गए हैं और अब हम ऑनलाइन अप्लाई करें। तो ये आपके पास लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करें। आपके पास ये प्रीफेस आ जाएगा और यहाँ से आपके पास ये तमाम सीट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट इनमें नहीं है, आप ये नीचे 2, 3, 4, 5 इनको चेक करते हुए अपना सब्जेक्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो आपने क्या करना है, लेक्चरर केमिस्ट्री, और ये मेल है, ये लेक्चरर केमिस्ट्री मेल है। इसी तरह फ़ीमेल के हवाले से भी आपका यहाँ पर डाटा लिखा होगा। आपको ये भी बता दें, केस नंबर मैंने आपको कहा था, तो ये केस नंबर लिखे हुए हैं, ये केस नंबर लिखे हुए हैं। जैसे लेक्चरर ज़ूलॉजी का केस नंबर ये है, लेक्चरर केमिस्ट्री मेल का केस नंबर ये है, लेक्चरर इकनॉमिक्स मेल का ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये केस नंबर आ रहा है, और कंप्यूटर साइंस मेल का ये आ रहा है। इसी तरह हर सब्जेक्ट का आपको केस नंबर यहाँ से मिल जाएगा, जिसे आपने अपने चालान फॉर्म में सबमिट करना है। ये आपको ऐड पे भी मिल जाएंगे, जो आपके पास ऐड है लेक्चरर का उस पर भी ये लिखे होंगे। ये आ गया 2 पॉइंट। मैं आर्बिट्ररी कोई सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेट्स सपोज आप लेक्चरर हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, आपने क्या करना है, अब ऑनलाइन अप्लाई करते हुए अपना सब्जेक्ट ढूंढ के और उस पर आपने ऐसे क्लिक कर देना है। ये आपके पास ये फेस आ जाएगा, और उससे भी पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी पीपीएससी की साइड से, ये आप फुली रीड कर लें। रीड करके मैं भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको मज़ीद इसके हवाले से गाइडलाइन मिल जाए। फॉर ऑल पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू और इंटरव्यू अलोन, कि ये हमारे पास इंटरव्यू के ज़रिए ही फिल की जाती हैं टेस्ट, यानी अपनी पॉलिसीज़ के बारे में हमें पीपीएससी बता रही है ताकि हर नए कैंडिडेट को पीपीएससी की पॉलिसीज़ का पता हो और वो बाद में उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। द नंबर ऑफ़ चांसेस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3, यानी एक पर्सन, लेट्स सपोज एक पर्सन एमए या बीएस कंप्लीट किया उसने, तो वो पीपीएससी में एक सीट के लिए सिर्फ 3 दफ़ा अप्लाई कर सकता है। लेट्स सपोज अगर उसने एक दफ़ा अप्लाई किया, उसका नहीं हुआ, उसका फ़र्स्ट चांस मिस हो जाएगा। सेकंड चांस के लिए भी अगर वो मतलब नेक्स्ट 2 साल के बाद फिर से आई सीट्स, उसने अप्लाई किया फिर नहीं हो सका, तो उसका जो चांस है वो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 जो हैं उसके पास 3 चांस हैं, एटलीस्ट भी नहीं कहा जा सकता, 3 चांसेस हैं। और इसके लिए भी मैं आपको एक हिंट दे दूं कि अगर आपके 3 चांसेस ख़त्म हो चुके हैं तो आपके पास अगर फर्दर कोई डिग्री है, जैसे आपने पहले टेस्ट दिए हुए थे मास्टर्स डिग्री पे, बीएस क्वालिफ़िकेशन पे, अब आपके पास एमफिल की डिग्री है, तो आपके अगर 3 चांस ख़त्म हो गए हैं तो आप अपनी एमफिल बेस पर अपने फर्दर 3 चांसेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके वो चांसेस जो हैं वो ख़त्म होने के अलावा अब आपके पास एमफिल के अकॉर्डिंगली चांसेस अवेलेबल हैं। ओके जी, नेक्स्ट है कंडीशन, नंबर ऑफ़ चांसेस फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल रिमेन 3 and there shall be no chance for competitive examination including combined competitive examination। competitive यही complete जितने भी टेस्ट होते हैं ये competitive टेस्ट ही कहलाए जाते हैं पीपीएससी के। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है, there shall be no limit of chances where recruitment is being made through one paper written test followed by interview or interview alone, यानी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें टेस्ट नहीं लिया जाता, जस्ट इंटरव्यू लिया जाता है। तो दोनों केसेस को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम उन दोनों केसेस को डील कर रहे होते हैं। इफ़ अ कैंडिडेट ऑब्टेन्स क्वालिफाइंग मार्क्स 40% इन द रिटन टेस्ट irrespective of the fact that whether she or he is called for interview or not, and if he or she obtains qualifying marks 50% in interview irrespective of the fact that whether he or she is recommended or not, यानी आप ज़रूरी नहीं कि आप 40% मार्क्स पे कॉल किए जाओ इंटरव्यू के लिए या 50% मार्क्स के लिए कॉल किए जाओ। ये कम्पिटिटिव टेस्ट है, इसलिए
मार्क्स की वहाँ कुछ वर्थ नहीं है। ये यहाँ से आप एग्जाम्पल के देकर भी यहाँ पे बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कैंडिडेट क्वालिफाइड इट रिटन टेस्ट विद 40% qualifying marks and called for interview, and but she could not obtain qualifying marks 50% in interview, her chance will be considered as available। यानी अगर उसने टेस्ट क्लियर किया है लेकिन इंटरव्यू में फ़ेल हो गया, यानी इंटरव्यू में 50% मार्क्स अटेन नहीं कर सका, तो फिर उसका चांस अवेल ही रहेगा, ठीक है, यानी उसका चांस ज़ाया नहीं हुआ। If a candidate who is applicant for more than one subject, he or she shall be allowed 3 chances in each subject। यानी अगर कोई एजुकेशन और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट में उसने अप्लाई किया है तो हिस्ट्री के लिए अलहदा से उसके पास 3 चांसेस हैं और एजुकेशन के लिए उसके पास अलग से 3 चांसेस हैं। In accordance with laid down policy, for example, for the post of lecturer in education department, a candidate who is applicant for more than one subject shall be allowed 3 chances in each subject for which he or she is candidate in accordance with above laid down policy। तो ये यहाँ पे चांसेस के बारे में कंप्लीट बताया गया है। होप सो आपको पता चला होगा। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। यानी यहाँ पर जो पॉइंट्स बताए हैं इनके अलावा आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, इस सारी डिटेल को पढ़ने के बाद आपने करना आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, क्लिक करें इस पर। आपके पास ये पेज आ जाएगा जहाँ पर पीपीएससी ने आपकी कंसर्न सीट की फुल डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस सीट का स्केल क्या है, इस सब्जेक्ट की सीट्स कितनी हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। लास्ट डेट क्या है और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आपको बता दें, जिन स्टूडेंट्स का इक्विवेलेंस टेस्ट हो चुका है तो वो अपने अप्लाई करने के साथ साथ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को भी अप्लाई करें, यानी साथ में अटैच करें। ऑनलाइन अटैचमेंट आप इस तरह से करोगे उनको स्कैन करके, वो भी मैं आपको भी आगे बताती हूँ। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है फिलअप फॉर्म। ये आपने ऊपर से सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और ये फिलअप फॉर्म कर देना। आपके पास ये प्रीफेस आ जाएगा। आप चालान फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, यानी सबमिट करवा आए हो अपनी फ़ीस, तो ये आपका काम हो चुका है। इंस्ट्रक्शंस वही जो आपने पढ़ ली। अगर मज़ीद आपने डिटेल पढ़ना है आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। मज़ीद ये 2 वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की। और यहाँ पर आपका जो अगर पिक्चर साइज़ जो आपने स्कैन करने के बाद अटैच करना है, उस पिक्चर को मिनिमाइज़ कैसे करना है, इंक्रीज़ कैसे करना है, उस साइज़ के हवाले से ये आपके पास ट्यूटोरियल है। ये इंस्ट्रक्शंस भी इम्पोर्टेंट हैं। क्वाइफ मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए। किसी किस्म की मिस्टेक, किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। आपके वालिद का नाम बिल्कुल ठीक हो। सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक करें। इसमें अगर किसी किस्म की कोई गलती हो तो एडिट एप्लीकेशन वाला लिंक इस्तेमाल करें। ये भी आपको मैं बताती हूँ, मोस्टली ये ज़रूरत पड़ जाती है एडिट एप्लीकेशन करने की। यानी आप कोई नंबर लिखवाए हो, कुछ और डाटा आपको याद आ गया कि मुझे ये भी इंटर करना चाहिए, तो आप उसके लिए एडिट एप्लीकेशन वाला प्रोसीजर भी ज़रूर देखिएगा। अपने फॉर्म में डाटा एंट्री करते हुए पोर्टल सेल नंबर यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मुंतकिल शुदा हो ना दीजिए, ताकि आपको एसएमएस की डिलीवरी यकीनी हो। यानी कन्वर्टेड जो सिम्स हैं उन्हें बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, ठीक है। उनमें एक तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नेटवर्क है भी तो आपने स्पेशली वो पीपीएससी को नहीं देना, ठीक है। अलबत्ता तो मेरा अपना भी सजेशन है कि नेटवर्क जिस पे आपने चेंज किया हो वो सिम वैसे भी प्रॉब्लम होती है, तो उसे ज़रा अवॉइड किया करें। पॉइंट 4 है, अपना बायोडाटा फीड करते वक्त मुतलका आसामी के लिए जमा करवाई गई फ़ीस
बैंक चलान रिसिप्ट की इमेज यानी तस्वीर अपलोड करना ज़रूरी है। इसके बगैर आपको इम्तहान में शिरकत की इजाज़त ना होगी। यानी जो आपने अब डाटा आपने इंटर करना है उसके साथ साथ इस चलान फार्म की एक पिक्चर भी आपने साथ में अटैच करनी है। इसके लिए आप क्या करें, अपना जो आपका चलान फॉर्म है उसे स्कैन करवा लाएँ, ठीक है, वो आपकी हेल्प होगी उसमें। ये सारा कुछ डिटेल आपने पढ़ लिया। इसके बाद ये एक बॉक्स बना हुआ है, आपने इस पर टिक करना है। ये टिक हो गया। अब ये ऑप्शन आपकी और क्लियर हो गई, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर टिक करें। और अब ये आपकी मज़ीद डिटेल आ गई है जिसे आप अब अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। यहाँ आपने अपना CNIC लिखना है। डैशेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, आपने कोई डैश यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये एक CNIC आपने अपना लिखना है और यहाँ भी आपने CNIC लिखना है, लेकिन इसमें आपने डैशेस नहीं लगानी, ना ही ऊपर यूज़ करनी है और ना ही नीचे डैशेस यूज़ करनी है, ठीक है। ऊपर उन्होंने ख़ुद लगाई हुई हैं, आपको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और ये भी आपने फुल ऐसा ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपकी वर्किंग में है, ठीक है। ये आपने अपना ही लिखना है, अगर किसी और का लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, या फिर किसी ऐसे फैमिली मेम्बर का लिखें जो अपनी ईमेल एक्टिविटी से कंसर्न रहता है, ठीक है, जो एक्टिविटी से फैमिलियर रहता है अपनी ईमेल से, उसका आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। और ये आ गया कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है, और वो कॉन्टैक्ट नंबर जो एग्जैक्ट वर्किंग में हो। और आपने पहले ही देखा कि कन्वर्टेड वाली सिम आपने यूज़ नहीं करनी। ये आर्बिट्ररी मैंने डाटा फिल किया, ये आप देख लें ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने ID कार्ड फिल किया। फिल करने के लिए आपने बस ऐसे कर्सर लाना है तो कर्सर आ जाएगा, ये ऐसे कर्सर लेके आना है, कर्सर आ जाएगा और आप अपनी सारी डिटेल वहाँ पे इंटर कर सकती हो, ठीक है। ये ID कार्ड यहाँ इंटर कर लिया, ये ब्लैंक स्पेसेस यानी स्पेसेस के बगैर, और ये मैंने आर्बिट्ररी कोई भी ईमेल इंटर की है। और ये मोबाइल नंबर आपने इस तरह से लिखना है, 03 ऑलरेडी रिटर्न है, आपने उसे नहीं लिखना। उसके बाद जो सेकंड लास्ट 2 डिजिट्स हैं, जैसे 0304 है तो ये 04 यहाँ लिखा, और 04 के बाद जो बाकी नंबर है वो यहाँ आपने नीचे लंबे वाले बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो ये आप देख लें किस तरह से आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। ओके, इस सारी डिटेल के बाद आपने ये जो लिखा हुआ है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर, आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपके पास प्रीफेस आ जाएगा PPSC का, जिसमें कंसर्न डाटा ऑलरेडी रिटर्न है। और आपने सिर्फ जो ऑप्शन यहाँ पूछी जाएगी वही आपने बतानी है। लिखा हुआ है यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट प्लीज़, यहाँ पे आपने ऊपर ऐसे टच करना है, आपके पास डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फ़ीमेल हैं प्लीज़ सेलेक्ट डाटा, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी भी ऑलरेडी लिखी हुई है फ़ीमेल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने वहाँ से सिलेक्ट किया था डाटा तो फ़ीमेल के लिए अपनी सीट सेलेक्ट की थी और करेक्ट वाली फॉर्म के साथ, यानी केस नंबर भी हमारा करेक्ट था। सो यहाँ पर ऑलरेडी इससे रिलेटेड डाटा ऑलरेडी इंटर है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और कैसे लिखनी है, कर्सर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। और अब आपने इसको फिल करना है। अब आपने डेट ऑफ बर्थ कैसे इंटर करनी है, आप सबसे पहले अपनी डेट लिखेंगे। लेट्स सपोज आपकी जो बर्थ डेट है वो है 18 जनवरी, आपने क्या लिखना है 18, और फिर ये डैश यहाँ से, ठीक है, ये आपको यहाँ से ये डैश मिल जाएगी। और इसके बाद आपने अपना मंथ जनवरी 01, ये आपका जनवरी। उसके बाद आपने डैश, और ये आपके पास नीचे ईयर्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये सारे ईयर्स लिखे हुए हैं। यहाँ से आप अपने कंसर्न जो ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लें, 1990 है वो आप इंटर कर लें। ये आ गया 19 और ये 90, ठीक हो गया। ये हमारे पास ऑप्शन आ गई, यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। अब
और ये आपने ओके किया तो ये आपकी जो डेट है ये यहाँ पे इंटर हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट की सर्विस में हो, चाहे स्कूल हो, स्कूल में टीचर हैं या किसी और फील्ड में टीचर हैं, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट करें और ये येस का साइन है, येस करें। अगर आप बिल्कुल कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे तो नो लिखें। और यहाँ बिल्कुल आपने जो लिखना है एक्यूरेट लिखना है, ठीक है। यस नो जो आपके पास डाटा हो वो आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू क्लेम टू बी स्पेशल पर्सन। स्पेशल मतलब ये कि आप स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली नो, आप ओपन मेरिट के थ्रू इसको अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट है, आर यू रिटायर्ड रिलीज आर्म फोर्स पर्सन। नो, यानी रिटायर पर्सन हो या नहीं, या आपने खुद चूज़ करके लिखना है। प्रोवाइड योर सर्विस लेंथ, कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आपने वहाँ कब से कब तक या कितना दौरानिया वहाँ पे आपने स्पेंड किया वो आपने यहाँ लिखना है। यानी आपने अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में 2 ईयर्स और 3 मंथ स्पेंड किया है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इवन के डेज़ भी हैं तो डेज़ भी आपने यहाँ पे अपना फाइंड आउट करना, यहाँ लिखना है। ये किस तरह से डेज़ मंथ्स निकालने हैं ये आप अपनी सर्विस से लेके अब तक की टाइमिंग को कैलकुलेट कर लो। अगर आप ये सारा डाटा फिल कर लो तो फिर आप नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाओगे और आपने सर्विस लेंथ बतानी है तो यहाँ पे क्लिक करें। ये ईयर्स आगे कि आपने 2 ईयर्स किया है तो 2 ईयर्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने मंथ्स कितने किया, अगर 8 मंथ किया तो यहाँ 8 मंथ पे। डेज़ लेट्स सपोज आपने 5 डेज़ किया है तो ये देखिए यहाँ पे आप जब 5 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपके 5 डेज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पेज आ गया आपके पास। ये देखिए आप जो जो डाटा एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आता जा रहा है। ये आपका आईडी कार्ड नंबर आ गया यहाँ पे, ये आपका केस नंबर है। अब ये फर्दर बाकी वाली डिटेल एंटर करते हैं। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर स्कैन करके अपलोड करनी है, ठीक है। आप एक अपनी पिक्चर लें, वो यहाँ अपलोड करनी है और साथ में CNIC भी, इसको आप स्कैन करवा लीजिएगा और बाद में अपलोड कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। और ये आपने अब अपनी जो स्कैन सारा मटेरियल है वो यहाँ लिखना है। बैंक डिटेल जो आप चालान फॉर्म सबमिट करवा के लाए हो, एजुकेशनल डाटा में आपने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैट्रिक, इंटर, BS, MSc, BSc या MPhil है आपका, तो इस सारी डिटेल को आपने स्कैन करके वहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। और जहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो वहाँ पे आपने अपनी कंसर्न डिपार्टमेंट से लेटर जो है वो बनवा कर प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने वहाँ अप्लाई करना है और उसका लेटर भी साथ में स्कैन करके अप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है। फिर भी आपको क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।